गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th हिस्ट्री। हिस्ट्री का जो टॉपिक बेटा हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। ये है आपका चैप्टर। उसमें जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है द खिलाफत, एक्सपेंशन, सिविल वॉर एंड सेक्ट फॉर्मेशन। ये टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं हुआ था लास्ट वीडियो में, काफ़ी लेंथी टॉपिक है इसलिए लास्ट वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया था। अब जो इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। दिस मेड इट easier for the Arabs to annex territories through wars and treaties। देखिए इस चीज़ ने जो हम पढ़ा रहे थे, यानी कि क्या होता था कि वो अपने जैसे कि क्रिश्चियनिटी और सासानियन जो एम्पायर था उसको पेट्रोनाइज किया ज़ेरोस्टेरियनिज्म ने। तो इसमें अरब के लोगों ने जो हमला किया और रिवॉल्ट किया जो वहाँ पर, और बाकी दूसरे एम्पायर्स को अपने कब्ज़े में किया। तो ये जो तरीक़ा था इसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी वजह से अरब के लिए ये आसान हो गया कि बाकी दूसरी टेरिटरीज़ को अपने कब्ज़े में लेना या उन पर उनको हथियाना या उन पर हुकूमत कर लेना या उनको अपने अंडर कंट्रोल में ले लेना। ये उनके लिए आसान हो गया था। कैसा करते थे वो, ये कि वो वार या तो वो उनसे युद्ध करते थे, जंग लड़ते थे, और उनसे फिर जंग के बाद समझौता। मैं बताऊँ आपको होता क्या है कि जैसे कि पहले ही हम जब की बात कर रहे हैं तो जंग होती है, एक युद्ध होता है, और उसमें जो हार जाते हैं, जो पार्टी या जो ग्रुप हार जाता है उस ग्रुप से जीतने वाला ग्रुप का जो हारने वाले का लैंड होता है उसकी टेरिटरी तो जीतने वाले के कब्ज़े में चली जाती है। साथ में हारने वाला जीतने वाले के साथ एक समझौता करता है। समझौते में ये होता है उस पर वो टैक्स लगा सकता है कि भाई आपको इतना टैक्स देना है। तो इस तरह के जो और आइंदा आप हमारे ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो इस तरह के समझौते करते हैं। इन 3 सक्सेसफुल कैंपेन्स द अरब ब्रॉड सीरिया, इराक, ईरान एंड इजिप्ट अंडर कंट्रोल ऑफ द मदीना। इन 3 सक्सेसफुल, उनकी जो 3 सक्सेसफुल कैंपेन रही जिसमें द अरब ब्रॉड, अरब ने ले लिया, क्या क्या ले लिया अरब ने, सीरिया, इराक, ईरान और इजिप्ट अंडर द कंट्रोल। ये सारे देश कहाँ चले गए, ये सारे देश मदीने के कंट्रोल में चले गए। किसके ज़रिए, ऐसा नहीं कि किसी देश ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, वार हुई, ट्रीटी समझौते हुए, उसके बाद जाके ये कंट्रीज़ मदीने के कंट्रोल में चले गए, यानी कि मदीने पर इनका इख्तियार हो गया। और मदीना बाकी जो उसका काम थे आगे के, उनको मदीने जो कंट्री है उन्होंने उस कंट्री को रूल करने वाले लोगों ने इनको भी देखा। मिलिट्री स्ट्रेटजी, रिलीजियस फर्वर एंड द वीकनेस ऑफ द अपोजिशन कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ द अरब। जो मिलिट्री स्ट्रेटजी थी यानी या रिलीजियस फर्वर एंड द वीकनेस ऑफ अपोजिशन, देखो इन लोगों ने क्या किया, मिलिट्री को अरब वालों ने अपनी को स्ट्रॉन्ग बनाया, अपोजिशन की जो कमज़ोरियाँ थी उनको पकड़ लिया। इस तरह से जो अरब के लोग थे उनको कामयाबी मिलती चली गई और वो आगे बढ़ते चले गए। फर्दर कंपेन वर लॉन्च बाय द थर्ड खलीफ, और तीसरी जो कंपेन थी वो तीसरे खलीफा जो जिनका उन्होंने शुरू की उनका नाम है हज़रत उस्मान। ये लिखा है ना उस्मान, ये इंग्लिश में टी यूज़ होता है, अदरवाइज़ इसको उर्दू में बोलते हैं उस्मान। टू एक्सटेंड द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल एशिया, और हज़रत उस्मान ने किया जो खिलाफत थी अरब, जो ये तीसरे खलीफा, हाँ हज़रत उस्मान तीसरे खलीफा हैं। तो हज़रत उस्मान ने अरब का जो कंट्रोल, जो टेरिटरी थी उसमें क्या किया, सेंट्रल एशिया को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। सेंट्रल एशिया तक अरब एम्पायर या खिलाफत उस्मानिया सेंट्रल एशिया तक फैल गई। विद इन द डिकेड ऑफ द डेथ ऑफ मोहम्मद, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अरब एम्पायर इस तरह से अलग अलग खलीफाओं के दौरे हुकूमत में या खिलाफत में अरब एम्पायर इस तरह इतनी तेज़ी से आगे और दूसरे देशों तक फैल रहा था। द अरब इस्लामिक स्टेट कंट्रोल द वास्ट टेरिटरी बिटवीन द नाइल एंड ऑसस, और जो अरब इस्लामिक स्टेट थे वो कंट्रोल करते थे एक बहुत बड़ी टेरिटरी को जो नील
कह रही हूँ ना, इंग्लिश में नाइल कहते हैं बेटा, उर्दू में नील कहते हैं, अरबी में भी नील ही बोलते हैं। तो ये जो टेरिटरी थी ये बहुत बड़ी टेरिटरी थी, जो दरियाए नाइल से, जो नाइल एक रिवर है इजिप्ट में, वहाँ से लेकर ओजस तक फैली हुई थी। दीज लैंड रिमेन अंडर मुस्लिम रूल टू दिस डे, और इस ज़माने में इन तमाम एरिया पर मुसलमानों की हुकूमत हुआ करती थी। इन ऑल द कंक्योर्ड प्रोविंसेस द कलिफ इम्पोज्ड अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हेडेड बाय द गवर्नर। ये मैंने आपको बताया था कि इन जिन जिन प्रोविंसेस को ये लोग कब्ज़ा मतलब कंक्योर्ड जीतते थे, तो वहाँ पर जो खलीफा होते थे वो नए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को शुरू करते थे, स्टार्ट करते थे, या नए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करते थे। यानी कि जो मैं आपको हिंदी में बताऊँ, इसको ऐसे कहेंगे प्रशासनिक कार्य, नए प्रशासनिक कार्य को यहाँ पर इम्पोज करते थे। और इनको चलाने इनका के लिए कौन होता था? इनको चलाने वाले होते थे गवर्नर, जिनको उर्दू में अरबी में कहा जाता है अमीर और उर्दू में कहा जाता है खलीफा। ध्यान से सुनिएगा बेटा, इंग्लिश में कहा जाता है गवर्नर, अरबी में कहा जाता है अमीर, और ये एस कैपिटल के लिए हैं, और उसमें कहा जाता है उर्दू में खलीफा। एंड ट्राइबल चीफ्टेन, उन्हें क्या कहा जाता है? ट्राइबल चीफ्टेन को अशरफ, यानी कि उनके जो ये गवर्नर के बाद जो लोग आते हैं। द सेंट्रल स्ट्रेटजी बैतुल माल ऑब्टेन इट्स रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस एंड पेड बाय मुस्लिम एज वेल एज इट्स शेयर ऑफ द बॉटनी फ्रॉम रेट्स। इसके अलावा इसमें क्या होता था? एक होता थी सेंट्रल ट्रेजरी, यानी कि सरकारी ख़जाना। सरकारी ख़जाने को क्या कहा जाता है? अरबी में कहा जाता है बैतुल माल, उर्दू में भी कहा जाता है बैतुल माल। तो बैतुल माल यानी कि सरकारी जो ख़जाना था उसको कैसे पूरा किया जाता था? कैसे पूरा किया जाता था? टैक्सेस के काम से पूरा किया जाता था। रेवेन्यू कहते हैं टैक्स को, और ये वो टैक्स था जो मुस्लिम देते थे। इसके साथ साथ बोटी फ्रॉम, यानी कि जो भी माल जब हमला करते थे वो देश, दूसरा देश इनके कब्ज़े में आ जाया करता था, तो वहाँ से जो भी ख़जाना मिलता था वो भी सरकारी ख़जाने में जमा कर दिया जाता था। द कलिफ सोल्जर मोस्टली बेडोइन सेटल्ड इन कैम्प विद इन कैम्प सिटीज़ एट द एंड ऑफ द डेजर्ट। और खलीफा के जो भी सिपाही होते थे वो कहाँ पर रहते थे? उनमें ज़्यादातर बेडोइंस थे, और ये रहते कहाँ थे? कैंप में, सिटीज़ में रहते हैं। जो क्योंकि अरब तो रेगिस्तान है, तो डेजर्ट एरिया में कोई भी कैंप वगैरह इस तरह की चीज़ें बना लिया करते थे। आज भी होता है बेटा ये, कि जो पुलिस वाले होते हैं, हमारे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, वो कैंप वगैरह बना कर रहते हैं, सच एस कूफा एंड बसरा। तो ये लोग क्या करते थे कि ये कूफा एक जगह है बेटा, मैं आपको बता दूं, कूफा इराक़ में एक जगह है, और बसरा भी। तो यहाँ पर क्या करते थे ये लोग, जो सोल्जर्स थे, अपने टेंट बना लिया करते थे, और ज़्यादातर बेडोइंस थे और यहाँ पर रहते थे। टू रिमेन विद इन रीच ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेंट्स एज वेल एज द कलिफ कमांड। और ये उस वक्त वहाँ पर रुकते थे जब तक के खलीफा की उन्हें कमांड नहीं मिलती थी आगे बढ़ने के लिए। एक तरह से ये नेचुरल जो भी हैबिटेंट्स होते थे उन्हीं की तरह, उन्हीं कंडीशंस में ये अपने वहाँ पर टेंट लगाकर ज़िंदगी गुजारते थे। द रूलिंग क्लास एंड द सोल्जर रिसीव शेयर ऑफ द बोटी एंड मंथली पेमेंट्स। अतः जो भी रूलिंग क्लास यानी कि जो हुक्मरान क्लास होती थी, जो गवर्नर होते थे और इनके सोल्जर्स होते थे, उन सबको जो भी शेयर दिया जाता था, यानी कि जो ख़जाना हासिल किया जाता था और दूसरे देश पर लड़कर उनसे जो भी ख़जाना मिलता था उसमें इन लोगों का शेयर होता था, जिसको क्या कहा जाता है, और उनको इसके लिए मंथली तौर पर या मंथली उनको पे किया जाता था, जिसको अरबी में कहा जाता है अता। द नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन रिटेन देयर राइट टू प्रॉपर्टी एंड रिलीजियस प्रैक्टिस ऑन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। और जो नॉन मुस्लिम लोग थे उनको अगर उन्हें यह अधिकार था, रिटेन देयर राइट टू प्रॉपर्टी एंड रिलीजियस प्रैक्टिस, यानी कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी है या किसी भी अपने धार्मिक किसी कार्य को करना है तो उसके लिए उन्हें टैक्स देना होता था। उसके बाद ही वो अपने धार्मिक चीज़ों को, अपने धार्मिक जो भी उनके तरीके हैं उसको वो कर पाते थे। इसको कहा जाता है खज़र एंड जेजिया। जेजिया यानी कि जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको जेजिया भरना पड़ेगा अगर वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस या बाकी जो चीज़ करते हैं, तो उनसे कहा जाता है जेजिया। ज्यूज एंड क्रिश्चियन वर डिक्लेयर प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट। ज्यूज और क्रिश्चियन को डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि इनको स्टेट प्रोटेक्शन देगी। एज गिवन एज लार्ज मेजर ऑफ ऑटोनॉमी इन द कंडक्ट ऑफ देयर कम्युनल अफेयर्स। और इनके जो भी चीज़ें हैं, कम्युनल चीज़ें हैं, उन सबको प्रोटेक्शन कौन देगी? स्टेट।
पॉलिटिकल एक्सपेंशन एंड द यूनिफिकेशन डिड नॉट कम इजीली टू बी अरब ट्राइब्स में जो भी पॉलिटिकली सियासी तौर पे जो तेज़ी से फैल रहे थे और इनका जो भी यूनिफिकेशन था वो कोई बहुत आसान नहीं था आपके ट्राइब्स के लोगों के लिए। मैंने आपको बार बार बताया कि ये डेजर्ट एरिया है जहाँ पे बहुत सारे अरब देश बहुत सारे ट्राइब्स में बटा हुआ था। विद टेरिटोरियल एक्सपेंशन द यूनिटी ऑफ द उम्मा बिकम थ्रेटेंड बाय कॉन्फ्लिक्ट ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑफिसेज। देखो जब ये अपने टेरिटरीज को बढ़ाते थे तो क्या होता था, यूनिटी तो जो लोग उम्मती होते थे उनकी में जो यूनिटी है उसकी उन्हें बिकम थ्रेटन, तो ये ख़तरे में आ जाती थी और कॉन्फ्लिक्ट वगैरह स्टार्ट हो जाते थे कि चीज़ों को लेकर कि जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। रूलिंग क्लास ऑफ द अर्ली इस्लामिक स्टेट कंप्राइज ऑलमोस्ट एंटायरली द कुरैश ऑफ मक्का। इस्लामिक स्टेट यानी कि अरब में जो रूलिंग क्लास यानी कि जिस के पास हुकूमत या जो क्लास हुकूमत करती थी उस वो क्लास कौन थे? ये वो लोग थे जिन्हें कहा जाता है मक्के के कुरैश, यानी कि कुरैश कबीले के लोग। कुरैश एक ट्राइब था वहाँ पर और इसी कबीले के लोग थे जो रूल या हुकूमत किया करते थे। द थर्ड कलिफ उस्मान यानी उस्मान आसवा कुरैश और हज़रत उस्मान जो थे वो भी कुरैशी ही थे। पैक्ड हिज एडमिनिस्ट्रेशन विद हिज ओन मैन टू सिक्योर ग्रेटर कंट्रोल। हज़रत उस्मान के दौरे खिलाफत में मैं आपको बता दूं प्रशासनिक कार्य हज़रत उस्मान ने क्या किया था कि जितने भी प्रशासनिक पोस्टें थी वो उन्होंने अपने खुद के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधुओं को दे दी थी, जिसकी वजह से हज़रत उस्मान के दौरे खिलाफत में एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जिसका बहुत बहुत नुकसान हुआ था। और हज़रत उस्मान का क्या किया, जो दूसरे लोग थे उन्होंने हज़रत उस्मान का कत्ल कर दिया था। इसी वजह से किया था क्योंकि वो खलीफा थे तीसरे, और जब वो खलीफा थे यानी गवर्नर थे तब उन्होंने क्या किया, जो बड़ी बड़ी पोस्टें थी वो अपने लोगों को दे दी थी। पैक्ड हिज एडमिनिस्ट्रेशन विद ओन मैन टू सिक्योर ग्रेटर कंट्रोल दिस फर्दर इंटेंसिफाइड द मक्का चार्टर ऑफ द स्टेट एंड द कन्फ्लिक्ट विद द अदर ट्राइब्स में। और ये कन्फ्लिक्ट इतना फैल गया कि मक्का से फैलता हुआ बाकी दूसरे ट्राइब्स के लोग भी इसमें शामिल हो गए। अपोजिशन इन द इराक एंड इजिप्ट कंबाइंड विद अपोजिशन इन मदीना। इराक और ईरान की जो ईरान और इराक ये भी अपोजिट थे एक दूसरे के, लेकिन ये लोग कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो ये दोनों भी एक हो गए और ये मदीना वालों के अगेंस्ट चले गए। लीड द असैसिनेशन ऑफ उस्मान, और इन्होंने हज़रत उस्मान को मतलब उन्हें हटाया जाए। विद उस्मान डेथ अली बिकम द फोर्थ, और ये हज़रत उस्मान को नुकसान पहुंचाया, हज़रत उस्मान का मतलब हज़रत उस्मान को एक तरह तबाह कर दिया और उनके कत्ल कर दिया। हज़रत उस्मान के इंतकाल के बाद जो चौथे खलीफा बने इस्लाम के वो थे हज़रत अली। कौन थे? हज़रत अली। हज़रत अली बिकम द फोर्थ कलीफ यानी कि चौथे खलीफा। द रिफ्ट अमंग द मुस्लिम डिपेंड आफ्टर अली फॉर 2 वार्स अगेंस्ट दोज हु रिप्रेजेंटेड द मक्का अरिस्टोक्रेसी। द रिफ्ट अमंग द मुस्लिम डिपेंड आफ्टर अली। अली के बाद मैं आपको बता दूं इस्लाम में कोई भी खलीफा नहीं आए हैं। अली ने 2 जंगें लड़ी हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जो लोग अरिस्टोक्रेट थे या जिनकी मक्के में जिनकी अरिस्टोक्रेसी चल रही थी। अली एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एट कूफा एंड डिफीटेड एन आर्मी लेड बाय द मोहम्मद वाइफ। हज़रत अली ने अपनी खुद की एक फ़ौज तैयार की कूफा में, और उसके बाद उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी को हराया। डिफीटेड एन आर्मी, उस आर्मी को हराया जिसकी लीडरशिप कौन थी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ जिनका नाम था हज़रत आयशा। कौन सी बैटल थी ये? इन द बैटल ऑफ द कैमिल, हाथियों की जंग। हाथियों की जो मैं आपको बता दूं 1657 में एक युद्ध हुआ था, अरब में एक जंग हुई थी जिसको कहा जाता है हाथियों की जंग। ये जंग हुई थी हज़रत अली जो हमारे चौथे खलीफा हैं इस्लाम के उनके बीच, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आखिरी जो उनकी वाइफ थी उनका नाम था हज़रत आयशा। तो एक ग्रुप को हज़रत आयशा लीड कर रही थी और एक तरफ थे कूफा में हज़रत अली ने अपनी खुद की फ़ौज तैयार की थी और हज़रत अली ने हज़रत आयशा को इस जंग में हरा दिया था। इस जंग को कहा जाता है जंग जमल। बेटा मैं आपको बता दूं इस जमल, आप सोचेंगे जमल क्या है? जमल अरबी में ऊँट को कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको बैटल ऑफ कैमिल, उर्दू में कहते हैं हाथियों की जंग, उर्दू में कहते हैं ये ऊँटों वाली जंग,
और अरबी में कहते हैं, क्योंकि ये हम अरब की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपको बता दूं, अरबी में इसको कहते हैं जंगे जमल। जंगे जमल मैं समझती हूँ आप समझ गए होंगे। जंगे जमल यानी कि जमल अरबी का वर्ड है जिसका मतलब है हाथी, सॉरी जिसका मतलब है ऊंट, और जंग यानी कि युद्ध और वार। He was however not able to suppress the faction led by मुआविया। और ये जो थे इन्होंने क्या किया, हज़रत मुआविया के ज़रिए जो भी ये सेकंड साइड को लीड किया जा रहा था उसको सप्रेस कर दिया। मुआविया, आप सोचेंगे मुआविया क्या है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ थी हज़रत आयशा, उन्हीं के लिए उन्हीं की उसमें शामिल थी हज़रत मुआविया, अ किंसमैन ऑफ उस्मान एंड गवर्नर ऑफ सीरिया। मुआविया कौन थी? हज़रत मुआविया उस्मान की किंसमैन, यानी कि हज़रत उस्मान की किंसमैन बता दूं, जिन लोगों से हमारा ख़ानदानी खूनी रिश्ता होता है, तो ये हज़रत उस्मान के ख़ानदान से थी हज़रत मुआविया और दूसरे कौन लोग शामिल थे इसमें? सीरिया के गवर्नर अली। सेकंड बैटल एट सिफिन, और फिर दूसरी युद्ध होती है उसे कहा जाता है जंगे सफनैन। इंग्लिश में कहा गया उसे सिफिन, अरबी में कहा जाता है उसे जंगे सफनैन। नॉर्थन मेसोपोटामिया, सिफिन ये जो जगह है वो कहाँ पर है? मेसोपोटामिया के नॉर्थ में। एंडेड इन अ ट्रूस विच स्पिल्ट हिज फॉलोवर्स इनटू टू ग्रुप्स। और उसके बाद क्या होता है, ये एक तरह से कहाँ एंड होती है, मतलब एंड होते होते इससे दो ग्रुप बढ़ जाते हैं। जो भी फॉलोवर्स थे इस्लाम के वो दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। सम रिमेंड लॉयल टू हिम, कुछ ऐसे थे जो लॉयल थे वाकई में, कुछ ऐसे थे जो लॉयर्स नहीं थे। वाइल अदर्स लेफ्ट द कैंप, और बाकी जो लोग लॉयर नहीं थे उन्होंने क्या किया, वो कैंप छोड़कर चले गए। एंड टू बी नोन एज खरजीज, और वो क्या कहलाए, वो लोग कहलाए खरजीज, यानी कि जो लोग कैंप छोड़कर चले गए थे। सून आफ्टर अली वाज असैसिनेटेड बाय अ खरजीज इन मॉस्क्यू एट कूफा, अली ने क्या किया, अली ने कूफा में मस्जिद में जो खरजी थे उन लोगों को असैसिनेट कर दिया था। आफ्टर हिज डेथ हिज फॉलोवर्स पेड एलिजेंसेस टू हिज सन, और हिज डैड यानी कि अली की डेथ के बाद उनके जो फॉलोवर्स थे उन्होंने ही उनके बेटे को जो भी चीज़ें थी वो सब पे की। हुसैन एंड हिज डिसेंडेंट, हुसैन, आप सोचेंगे हुसैन कौन है? हज़रत अली के दो बेटे थे, एक का नाम था हज़रत हुसैन और दूसरे का नाम था हज़रत हसन। जो मुहर्रम होता है ना, मैं आपको बता दूं, वो इस इमाम हुसैन और इमाम हसन की वजह से मुहर्रम मनाया जाता है। यानी कि मुहर्रम पर क्या हुआ था कि हज़रत इमाम हुसैन जो थे उनको शहीद कर दिया था, तो इसीलिए मुहर्रम को मनाया जाता है। मुआविया मेड हिमसेल्फ द नेक्स्ट खलीफ, और हज़रत मुआविया ने क्या कहा, हज़रत मुआविया ने एक तरह से ये कहा कि अगली खलीफा वो होंगी 1666 में। बट इस्लाम में ऐसा नहीं है, इस्लाम में 4 खलीफा रहे हैं। पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, दूसरे हज़रत उमर फ़ारूक, तीसरे हज़रत उस्मान और चौथे हज़रत अली। हज़रत मुआविया ने कहा कि वो अगली खलीफा होंगी। ये कब डिक्लेयर की उन्होंने बात? 661 में, फाउंडिंग द उम्मैद डायनेस्टी। और उन्होंने कहा, रुकिए, हाँ, हिज फॉलोवर पेड एलिजेंस टू हिज सन हुसैन एंड हिज डिसेंडेंट। तो हज़रत मुआविया ने खुद को बना लिया था, लेकिन कभी हज़रत मुआविया को खलीफा नहीं, खलीफाओं की जब भी बात आती है तो हमेशा इस्लाम में 4 खलीफा ही रहे हैं, लेकिन हज़रत मुआविया ने खुद को खलीफा बना लिया और उन्होंने एक नई डायनेस्टी, एक नई सल्तनत की बुनियाद डाली उम्मैद डायनेस्टी के नाम से। और ये जो सल्तनत थी, ये जो साम्राज्य, जो हुकूमत थी इनकी, वो 750 तक कंटिन्यू रहा। लेकिन कभी भी मैं आपसे पूछूं, कोई पूछे आपसे क्वेश्चन में इस्लाम में कितने गवर्नर, कितने खलीफ रहे हैं, तो आप कहेंगे 4। The Umayyad and the centralization of policy. The conquest of large territories destroyed the Khilafat based in Medina and replaced it with an increasingly authoritarian polity। देखो मैं बता दूं आपको, द कंक्विस्ट ऑफ लार्ज, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज पर हमला करना, उनको बर्बाद करना। द खिलाफत बेस्ड इन मदीना, तो मदीना में की जो खिलाफत थी वो इसी पे बेस्ड थी।
एंड रिप्लेस इट विद इंक्रीजिंगली अथॉरिटी। अब इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया गया कि यहाँ पर अथॉरिटेरियन जो सिस्टम है उसको इस्टेब्लिश कर दिया गया। द उम्मेद इम्प्लीमेंटेड अ सीरीज ऑफ पॉलिटिकल मेजर विच कंसोलिडेट दियर लीडरशिप विद इन अ उम्मा। जो उम्मेद डायनेस्टी थी जिसको हज़रत मुआविया ने इस्टेब्लिश किया था, उन्होंने बहुत सारे नए नए पॉलिटिकल मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया। क्यों? इसलिए और इम्प्लीमेंट किया ताकि दे कंसोलिडेट दियर लीडरशिप, वो अपनी उम्मत में अपनी लीडरशिप को वो कंसोलिडेट करना चाहती थी। उसके लिए उन्होंने नए नए पॉलिटिकल मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया। यानी कि मैं आपको ये बता दूं कि अपने आपको उसमें गवर्नर की तरह आप खुद को चाहते हो कि आपको गवर्नरशिप मिल जाए, तो आपको उसमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो यही पॉलिटिकल मेजर थे जो हज़रत मुआविया ने स्टार्ट किए। द फर्स्ट उम्मेद का कलीफ मुआविया मूव्ड हिज कैपिटल टू दमिश्कस। उन्होंने हज़रत मुआविया ने अपनी जो पहली कैपिटल बनाई वो बनाई दमिश्कस को। एंड अडेप्टेड द कोर्ट सेरेमनीज एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ द बेजेंटाइन। और उन्होंने जो भी कोर्ट कचहरी की जो भी काम होते थे और जो भी प्रशासनिक कार्य होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस उन होते थे, उन सबको बेजेंटाइन एम्पायर की जो भी चीज़ें थी उनको ही अडोप्ट किया। यानी कि बेजेंटाइन एम्पायर में जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, प्रशासनिक कार्य किए जाते थे, कोर्ट का काम किए जाते थे, उसी तर्ज पर, उसी के बुना पर हज़रत मुआविया ने भी अपना एम्पायर खड़ा किया। ही आल्सो इंट्रोड्यूस हेरिडिटरी सक्सेशन एंड परसुएडेड द लीडिंग मुस्लिम टू एक्सेप्ट हिज सन और हिज हायर। उन्होंने एक चीज़ और नई शुरुआत की, और वो ये हेरिडिटी सक्सेशन का मतलब होता है, हेरिडिटी का मतलब होता है बेटा जो चीज़ हमारे खून में शामिल है, जो चीज़ हमारी जनरेशन टू जनरेशन चल रही है। तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने नई चीज़ ये शुरू की कि जो भी मुस्लिम है वही लीड करेंगे, वही आगे बढ़ेंगे। यानी कि आज अगर मैं गवर्नर हूँ तो मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, यानी कि ये हेरिडिटरी सक्सेशन है। यानी कि जो भी बादशाहत है, जो भी रूलिंग क्लास है, वो हमारी नस्ल दर नस्ल चलती रहेगी। आज हमारा बेटा, कल उसके बाद, इस तरह से। दीज इनोवेशंस वर एडॉप्टेड बाय द खलीफ हु फॉलोड हिम। तो इस तरह की इनोवेशन उन लोगों ने पूरी की जो खलीफ को फॉलो करते थे। एड अलाउ द उमैयाद टू रिटेन पावर फॉर 90 ईयर्स एंड अब्बासीज। और इसी की चीज़ की वजह से उमैयाद ने, यानी कि जो मुआविया ने जिस एम्पायर को खड़ा किया था, उस एम्पायर ने लगभग 90 सालों तक हुकूमत की। और उसके बाद कहीं जाकर अब्बासी आए फॉर 2 सेंचुरी। और उसके बाद अब्बासीज ने कितने साल हुकूमत की? लगभग 2 सेंचुरी तक। द उमैयाद स्टेट वाज नाउ एन इम्पीरियल पावर, नो लॉन्गर बेस्ड डायरेक्टली ऑन इस्लाम बट ऑन स्टेट क्राफ्ट एंड द लॉयल्टी ऑफ सीरियन ट्रॉप्स। द उमैयाद स्टेट जो थी वाज नाउ एन इम्पीरियल पावर, वो अब तक क्या बन चुकी थी? एक इम्पीरियल पावर। नो लॉन्गर बेस्ड डायरेक्टली ऑन इस्लाम, यानी कि वो डायरेक्टली तौर पर कहेंगे तो इस्लाम पर बेस्ड नहीं थी, बट ऑन स्टेट क्राफ्ट एंड लॉयल्टी ऑफ सीरियन ट्रॉप। और उनका जो भी स्टेट क्राफ्ट था, ये लोग किसकी लेकर ज़्यादा लॉयल थे? सीरियन ट्रॉप्स को लेकर। देयर वर क्रिश्चियन एडवाइजर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और इनकी जो एडवाइज, यानी कि देखो जो ट्रॉप्स वर्ड यूज़ होता है सोल्जर्स के लिए, तो इनके उमैयाद की जो भी वो थी आर्मी थी, जो भी इनकी मिलिट्री थी, उसमें ज़्यादातर जो ये सोल्जर्स थे वो कौन थे? वो ये थे सीरिया के लोग, सीरिया से आए थे। और इनका जो प्रशासनिक कार्य अंजाम देते थे वो ज़्यादातर उसमें कौन थे? क्रिश्चियन के हुआ करते थे इनके एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइज़र। एज वेल एज ज़ेरोटेरियन स्क्राइब द ब्यूरोक्रेट। जो ज़ेरोटेरियंस होते थे वो कौन होते थे? ब्यूरोक्रेट समझ गए? जो ये वो होते हैं ऑफिसर्स, जो होते हैं ऑफिशियल कैटेगरी के लोग जो होते हैं, ठीक है, वो कौन होते थे? वो ज़ेरोटेरियंस और ब्यूरोक्रेट समझ गए। IPS PCS होते हैं ना, तो ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। इसी तरह से इनके यहाँ होते थे ब्यूरोक्रेट्स, जो गवर्नर के बाद हुकूमत संभाले हैं। बाकी जो और अलग तरह से, और मतलब मैं बता दूं कि गवर्नर तो पूरे देश को मैनेज नहीं कर सकते, जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो ये अपने नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, फिर ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सब लोग आ जाते हैं, काम करते हैं। इसी तरह से यहाँ होता था। इस्लाम कंटिन्यू के जो ज़ेरोटेरियंस थे वो ब्यूरोक्रेट्स होते थे, जो प्रशासनिक कार्य करते थे वो क्रिश्चियन होते थे, और जो सोल्जर्स थे उसमें ज़्यादातर सीरिया के लोग थे। अब आप समझ में आ गया होगा। हाउएवर इस्लाम कंटिन्यू टू प्रोवाइड लेजिटिमेसी टू देयर रूल।
इस्लाम ने अपनी जो भी रूल, जो भी तरीका है इस्लाम के अकॉर्डिंग काम करने का, उसको जो भी लेजिटिमेसी है यानी कि उसको जो इम्पोर्टेंस दी गई उस चीज़ को आगे द उमैया ऑलवेज उसी चीज़ को आगे भी कंटिन्यू रखा। एंड उमैया ऑलवेज अपील्ड, उमैया ने हमेशा लोगों से यही अपील की, किस लिए? फॉर यूनिटी एंड सप्रेस रिबेलियन इन द नेम ऑफ इस्लाम, कि एक हो जाइए और उन लोगों को, उन आवाज़ों को बंद कर दीजिए जो इस्लाम के ख़िलाफ़ उठती हैं। दे आल्सो रिटेन देयर अरब सोशल आइडेंटिटी, उन्होंने अपनी अरब सोशल आइडेंटिटी को भी फिर से हासिल किया ड्यूरिंग द रीन ऑफ द अबद अल मलिक। अबद अल मलिक के दौरे हुकूमत में, इनका टाइम पीरियड है 685 से 705 तक। एंड हिज सक्सेसर, और उनके बाद जो भी उनके सक्सेसर रहे, बोथ द इस्लाम एंड इस्लामिक आइडेंटिटीज़ व स्ट्रांगली एम्फेसाइड, तो इस्लाम मज़हब और इस्लाम मज़हब से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें थीं वो काफ़ी हद तक उनको, वो काफ़ी स्ट्रांग थी। मतलब कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल नहीं सकता था, कोई इस्लामिक आइडेंटिटी को लेकर कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था। अमंग द मेजर्स, अबद अल मलिक टुक ओवर द एडॉप्शन ऑफ द अरबिक एज अ लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अबद अल मलिक ने ही अपने टाइम में, अपने दौरे हुकूमत में अरबी को, वहाँ की अरब की एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य किए जाते हैं, कोर्ट कचहरी के जो काम किए जाते हैं, तो अरबी को एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज का दर्जा दिया और उसको अडॉप्ट किया। एंड इंट्रोड्यूस ऑफ एन इस्लामिक कोइनेज, और उन्होंने एक इस्लाम का सिक्का शुरू किया, द गोल्ड दीनार। और इसके जो इस्लामिक कोइन होता है उसको हम अरबी में जो वर्ड यूज़ करते हैं वो वर्ड है दीनार, गोल्ड सोने का होता है ये। एंड सिल्वर, और जो चांदी का होता है उसे कहते हैं दिरहम। ध्यान सुनना, जो सोने का होता है उसे कहते हैं दीनार और जो चांदी का होता है उसे कहते हैं दिरहम। दैट हैड बीन सर्कुलेटिंग इन द खिलाफत, और ये दो सिक्के थे जो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में, अपने खिलाफत के दौरान पूरे अरब में ये सिस्टम शुरू किया। वर कॉपीज़ ऑफ बेजेंटाइन एंड ईरानियन क्वींस, और फिर इस चीज़ को जो बेजेंटाइन और ईरान के लोग थे उन्होंने भी कॉपी किया। और उन्होंने क्या किया? देनारियस एंड द्रम विद सिंबल ऑफ क्रॉसेज एंड द फायर अल्टर्स एंड ग्रीक एंड द पहलवी। अभी ये सिंबल वगैरह हैं, जो भी सिंबल इन्होंने यूज़ किया हो, ग्रीक के लोगों ने क्या यूज़ किया, पहलवियों ने क्या यूज़ किया, वो सब इसमें बता रहे हैं। द लैंग्वेज ऑफ ईरान इंस्क्रिप्शंस, और अच्छा हाँ ठीक है, दीज सिम्बल्स वर रिमूव्ड एंड द कोइन नाउ कैरीड अरब इंस्क्रिप्शन। ये जो सिम्बल्स थे, जो उन पर सिंबल बने थे, उनको हटा दिया गया, ठीक है। उसकी जगह कोइन पर इस्लामिक इंस्क्रिप्शंस को लिखा गया गोद कर। अबद अल मलिक आल्सो मेड अ हाईली विजिबल कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ अरब इस्लामिक आइडेंटिटी बाय बिल्डिंग द डोम ऑफ द रॉक इन जेरूसलम। अबद अल मलिक ने, अगर हम देखें तो इस्लामिक आइडेंटिटी, अरब इस्लामिक आइडेंटिटी के डेवलपमेंट में, मतलब जो लोग आज अरब को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, हम और आप अगर अरब को आइडेंटिफाई करते हैं तो कहते हैं भाई एक मुस्लिम कंट्री है ना। तो इस आइडेंटिटी लिखा है ना अरब इस्लामिक आइडेंटिटी। इस्लामिक आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ? इस्लामिक आइडेंटिटी का मतलब हुआ वो लोग, वो जगह जहाँ पर इस्लाम के मानने वाले रहते हैं। इस्लाम के मानने वालों को क्या कहते हैं? मुस्लिम्स कहते हैं। तो जो अरब इस्लामिक आइडेंटिटी है, यानी कि वहाँ पर तमाम लोग कौन होंगे? मुस्लिम्स होंगे। तो इस चीज़ में अबद अल मलिक का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसकी वजह से अरब को एक इस्लामिक अरब इस्लामिक मतलब अरब को क्या एक इस्लामिक देश माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, जेरूसलम में एक डोम, एक मस्जिद को बनवाया। डोम है ना, डोम इस वर्ड, ये जो मोटी मोटी ऊपर गुंबद होती है ना, इसे कहते हैं डोम। तो इस बाय बिल्डिंग द डोम ऑफ द रॉक इन जेरूसलम, तो जेरूसलम में उन्होंने एक मस्जिद बनवाई। देखिए मैं आपको बता दूं, पहले क्या होता था, जो सिक्के होते थे पहले उन पर पिक्चर्स वगैरह बनी होती थी, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, ऊपर पड़ा था अरबिक इंस्क्रिप्शन। तो इनकी जगह अबद अल मलिक ने इस तरह के सिक्के बनवाए। देखिए पहले सिक्के चलते थे, जो फर्स्ट वाला आपका सिक्का है जिसमें क्या बनी हुई है, किसी की कोई फिगर बनी हुई है, कोई पिक्चर बनी हुई है ना, किसी इंसान का कोई स्टेचू है। लेकिन दूसरा वाला सिक्का देखिए, उस पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने क्या पढ़ा, तो मैं बता दूं, ये मुसलमानों का पहला कलमा है।
ये जो लिखा हुआ है ना, ये अरबी में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं मुझसे अरबी आती है, इसलिए मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। आपको समझ में भी नहीं आएगी क्योंकि आपसे अरबी नहीं आती, मुझसे अरबी आती है, तो मैं आपको बता रही हूँ। ये लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है, मुसलमानों का जो पहला कलमा है। ठीक है बेटा, अब हम बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में अभी इसी चीज़ को और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।